बजे डीडी नेशनल पर। आदाब, मैं हूं अस्मिता मलिक, हाजिर हूं अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हम अपने आज की पेशकश में बात करेंगे भारत में खिलौनों के कारोबार यानी टॉय इंडस्ट्री इन इंडिया की। जी हां, प्राइम मिनिस्टर ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 68 एपिसोड में अपने मुल्क में बने खिलौनों और कंप्यूटर गेम्स बनाने की उन्होंने अपील की। पीएम मोदी ने कहा था कि सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन में गेम्स हो, खिलौनों का सेक्टर हो और इसमें सभी को बहुत ही अहम किरदार निभाने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले और खिलखिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो, इको फ्रेंडली हो। और खिलौनों की बात करते हैं तो जहां ये एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, हमारी तमन्नाओं को भी परवास देते हैं। बच्चों की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर खिलौनों का जो असर होता है, इस पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी खास ख्याल रखा गया है। तो क्या है इंडिया में टॉय इंडस्ट्री के सूरत हाल और क्या है इससे जुड़ी उम्मीदें और इम्कानात, इसी पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। टॉय एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय अग्रवाल और टॉय इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर राजीव बत्रा। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम। तो आज की स्पेशल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अजय अग्रवाल जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी मैं, हमारे जो मौजूदा हालात क्या है टॉय इंडस्ट्री के हमारे मुल्क में? टॉय इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रही है। जब से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में टॉय इंडस्ट्री का जिक्र किया 5 बरस पहले, तो उसके बाद से टॉय इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों बदली हैं। आज यहाँ पर इतनी संभावनाएं अवेलेबल हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, रिटेलिंग के अंदर, कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति नया कारोबार करना चाहे तो टॉय इंडस्ट्री में काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसे कि हमने देखा है टॉय इंडस्ट्री में, पहले हम 4 बरस पहले इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हमारी होती थी, लेकिन ये हालात पिछले 4-5 वर्षों में बिल्कुल बदल गए हैं और अभी हम 80% से ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट की खपत को लोकल मैन्युफैक्चरिंग से पूरा करते हैं, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेके आई है खिलौना उद्योग। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरत होती है एक फैक्ट्री के अंदर, और ज़्यादातर उसके अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर या वुमेन स्टाफ या वुमेन लेबर, वुमेन हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो खिलौना कारोबार बहुत गतिशीलता से आगे बढ़ रहा है और लोगों के इसके अंदर रोज़गार भी बढ़ रहे हैं और संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं बत्रा जी, मेक इन इंडिया पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है। जैसे आजकल अगर हम बात करते हैं पीएम की बातों में या और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े सभी लोगों के मुंह से ये सुनते हैं, तो हम जब लेकिन टॉय इंडस्ट्री की बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर के नज़रिए से किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट दे रही है। देखिए, मैं जो हमारी इंडस्ट्री का, जैसे अजय भाई ने अभी बताया, जो आज की डेट में स्नैपशॉट है, 10,000 करोड़ टर्नओवर से हम 25 करोड़ पहुंच चुके हैं इस पिछले साल तक। ये बहुत मल्टीफोल्ड जंप है। एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ गया है। आपको 5 साल पहले क्या होता था, 80 से 85% खिलौना बाहर का आता था, इंपोर्टेड आता था हिंदुस्तान में। उसके बाद 2 हिस्टोरिक चेंजेस हुए। सबसे पहले तो पॉलिटिकल विजन थी, क्लैरिटी थी कि इस इंडस्ट्री को शेप किया जा सकता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो उस कॉल के बाद हमारे जो एंटरप्रेनर्स हैं टॉय इंडस्ट्री में, डायनामिक एंटरप्रेनर्स ने बहुत अच्छा रोल निभाया और प्रधानमंत्री की बात को अपकीप करते हुए हमने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट ने हमारी क्या हेल्प की, एक तो हमारा QCO आया, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, ये 1 जनवरी 2021 को लागू हुआ।
और जो इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर उस समय होता था 20, वो 60 बढ़ा के और उसके बाद 70 तक कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए एक वैक्यूम प्रोवाइड हो गया और उस वैक्यूम को हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत अच्छे से भरा है। और मैं आपको ये बता दूं, आज हमारी इंडस्ट्री जो है ये $3 बिलियन ऑलरेडी पहुंच चुकी है और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। 5500 करोड़ सालाना या 6000 करोड़ के करीब हमारा सालाना एक्सपोर्ट है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि 2030 में जा कर के ये हमारा 8 से 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यानी कि एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे मौके मिल सकते हैं। अजय अग्रवाल जी, आप इसको कैसे समझते हैं? जब हम टॉय इंडस्ट्री की बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेसिव है, हो रहा है, लेकिन और क्या क्या अभी ज़रूरतें हैं जिन पे फोकस किया जाना चाहिए? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट जो आज की दिन यहाँ मार्केट में जिसकी वॉल्यूम है 25,000 करोड़ के आसपास रिटेल वैल्यू पे है, जिसके अंदर अभी 80% से ज़्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग से वो कंप्लीट होता है। इसमें डोमेस्टिक में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, क्योंकि आज खिलौना बच्चों के साथ साथ में बड़ों के लिए भी प्रिय होने लगा है। जो बड़े लोग हैं, एजड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ अकेले रहने वाले लोग हैं, उनका अकेलापन दूर करने के लिए खिलौना भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो वॉल्यूम डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो पूरी दुनिया में 7 लाख करोड़ की मार्केट है ग्लोबली एक्सपोर्ट की, जिसमें हिंदुस्तान का शेयर अभी बहुत ही लेस देन 1% के आसपास है। तो हमारी एसोसिएशन सरकार के साथ मिल के इसको बहुत जल्दी डबल डिजिट में लाने का प्रयास कर रही है और सरकार से हमें हर संभव सहायता मिल रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करने के लिए हो, चाहे लोन की सुविधा देने के लिए हो, चाहे कोई टेस्टिंग लैब में कोई डिस्काउंट करने का हो। किसी भी तरह की सुविधा हम सरकार से जो उम्मीद करते हैं और सरकार के पास जाते हैं तो वो हमें मिल जाती है। तो मैं बात कर रहा था एक्सपोर्ट की, तो हमारा एक्सपोर्ट का शेयर जो लेस देन 1% है, डेफिनेटली हम इसको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। हमारी एसोसिएशन ने इस और कदम उठाए हैं और एक एग्जीबिशन जो हम जुलाई में हर साल करते हैं, उसके अंदर विदेशी मेहमानों को लाने का हमारा जो निश्चय है, हम उसमें कामयाब हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारा खिलौना दुनिया के हर मुल्क में पहुंचेगा और उसमें हम पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। सरकार की मदद हमें मिल रही है और हमेशा मिलती रहेगी, तो कोई मुश्किल नहीं है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का खिलौना पहुंचे। आज चाहे वो संख्या में कम हो, लेकिन आगे आने वाले समय में 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आप हर मुल्क में हिंदुस्तान का खिलौना देख सकोगे। ऐसी हमारी एसोसिएशन की उम्मीद है और हम इसमें कामयाब होने के लिए सरकार से मदद चाहेंगे और सरकार मदद हमारी हमेशा करती रही है, आगे भी करेगी। तो हम अपने इस मिशन को जल्दी ही कामयाब कर पाएंगे। जी, राजीव बत्रा जी, टॉय इंडस्ट्री की साइंटिफिक ग्रोथ को कैसे समझा जाए? साइंटिफिक ग्रोथ थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं साइंटिफिक ग्रोथ से? अगर हम साइंटिफिक ग्रोथ जिस तरह से एक एंटरप्रेन्योर के नज़रिए से देखें या ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं जो टॉय इंडस्ट्री, वो बहुत प्रोग्रेसिव है, जैसे अभी तक हमने बात की उसमें टोटलिटी में ये हमने समझा, लेकिन साइंटिफिकली जो इन्वायरमेंट की बात हम करते हैं या फिर हम साइकोलॉजिकली टॉयज का क्या मकसद होता है, एक उसका एक बच्चों के जीवन में उसका क्या मकसद रहता है और क्या वैल्यू ऐड करता है वो? देखिए, खिलौना तो बच्चे की बहुत महत्वपूर्ण नीड है और बच्चे की क्यों, मैं तो समझता हूँ बड़ों के भी, ये इमोशनल नीड्स के लिए पूरा करता है, बच्चे की मोटर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, IQ डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इंटेलिजेंस डेवलप करने में, और जितने भी लर्निंग आज की डेट में होती है यंग एज से, वो खिलौनों की मदद से होती है और हमारे खिलौने उस पर डिज़ाइन भी हैं। दूसरा, हमारी कल्चर के ऊपर भी रीइंफोर्स आजकल खिलौनों के द्वारा हम कर रहे हैं। हमारे टॉय क्लस्टर्स हैं भारतवर्ष में जो बहुत मशहूर रहे हैं, अपने डांसेस से भी रिलेटेड हैं, अपनी लोकल कल्चर से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, फिगर एड्स हैं। तो उसमें हमारी खिलौना इंडस्ट्री
काफ़ी आगे चल रही है, हमारी कल्चर को भी इन्वॉल्व कर रही है, साइंस को भी इन्वॉल्व कर रही है और टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर रही है। जो अब इक्विपमेंट आ रहा है लेटेस्ट, उसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि हम लोगों को अडेप्ट कर रहे हैं। और वहीं एक चैलेंज भी हमारे को बनता है, जो माइक्रो पार्ट्स, हमें कई इंपॉर्टेंट माइक्रो पार्ट्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, जो एक हमारी इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है। बट उसको भी हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे यहाँ पे उसका भी डेवलपमेंट शुरू हो चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू। और ये आने वाले टाइम में 100% टॉयज़ इंडिया में ही बनेंगे, 100% कंपोनेंट्स भी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी बनेंगे। जी, अजय अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मेक इन इंडिया की बात पीएम करते हैं और उन्होंने मन की बात में स्पेशली टॉय इंडस्ट्री को लेकर जो भी कुछ कहा कि कंप्यूटर गेम्स हमारे यहाँ बने, साथ ही जो टॉय इंडस्ट्री, जो टॉयज़ हैं वो हमारे यहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग और बढ़े, तो जो उनका ये ड्रीम है ये अभी मौजूदा वक्त में कहाँ तक पहुँचा है और क्या हम इसकी कोई टाइमलाइन लेकर चल सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। खिलौना उद्योग में संभावनाएं पहले से ही बहुत अधिक हैं और हम मैन्युफैक्चरर्स अपने स्केल को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जब हमारे को सपोर्ट कर रही है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला हुआ है जहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो मैन्युफैक्चरर अपनी बात से पीछे नहीं हटता। आज मैन्युफैक्चरर को मेहनत करनी है, प्रोडक्शन करनी है, और एक फैक्ट्री जिसके अंदर 15 या 20 लोग काम करते हैं, वो माइक्रो के अंदर आती है, तो वो 15 से 20 परिवारों को पालन करती है, उसके साथ 15 से 20 परिवार जुड़े होते हैं। ऐसी लाखों फैक्ट्रियां देश के अंदर आ सकती हैं, इतनी खिलौने के अंदर संभावनाएं हैं। क्योंकि हम जब एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा शेयर बहुत कम है, पूरी दुनिया हमारे लिए खुली हुई है। आज हिंदुस्तान का गौरव पूरी दुनिया में फैल रहा है, हर व्यक्ति हिंदुस्तान के साथ काम करना चाहता है। हिंदुस्तान के लोग मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को। तो हर बाहरी मुल्क से जो भी व्यक्ति, पिछले हमने 3-4 साल में देखा है कि हमने कम से कम नई 50 कंट्रीज़ के अंदर खिलौनों की वहाँ पे पहुँचाया है, खिलौनों को, हिंदुस्तानी खिलौने को वहाँ पहुँचाया है, और आगे यही और प्रयास जारी रखेंगे तो बहुत जल्दी हम दुनिया में पहुँच जाएंगे। तो खिलौना उद्योग ऐसा उद्योग है जिससे कि रोज़गार भी मिलता है, और ज़्यादातर यहाँ पर वुमेन जो पैकिंग फैक्ट्रीज़ में होती है, असेंबली होती है, तो उसके लिए पैकेजिंग के लिए वुमेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो खिलौना उद्योग यदि बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बढ़ेगा तभी जब मार्केट होगी, और मार्केट पूरे दुनिया में खुली हुई है। अब कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहां हम एक्सपोर्ट की बात ना करते हों। तो जब एक्सपोर्ट में हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं तो ज़रूरी है हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। सरकार को हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के मदद करनी होगी, चाहे वो फैक्ट्री के लिए हो, चाहे लोन के लिए हो, चाहे सब्सिडी के लिए हो, चाहे टेस्टिंग के लिए हो, चाहे डिजाइन्स के लिए हो, क्योंकि खिलौने में डिज़ाइन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज कोई भी मार्केट, एक्सपोर्ट की मार्केट में हम जाते हैं तो दे नीड ए न्यू प्रोडक्ट विद द न्यू पैकेजिंग। तो हम लोगों को और कंट्रीज़ की तरह खिलौनों को बहुत जल्दी रोटेशन करना होगा, बहुत जल्दी पैकेजिंग, उसकी नया प्रोडक्ट, नए मॉडल जो आजकल के दुनिया में बच्चों की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रख के हम यदि माल बनाएंगे और माल बेचेंगे, अपनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए रोड शो करेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम अपनी संख्या को डबल डिजिट तक बहुत जल्दी ना ले जा सकें। तो मेरा यही आपको बताने का ध्येय है कि खिलौना इंडस्ट्री आज के दिन बहुत अच्छी फल और फूल रही है। इसके अंदर सरकार की जो सहायता हमें चाहिए वो हमें मिल भी रही है, और हम उम्मीद करेंगे आगे भी मिलेगी। जी, और राजीव बत्रा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कोई एंटरप्रेन्योर या कोई नया बिजनेसमैन टॉय इंडस्ट्रीज में आना चाहता हो तो उसके लिए किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो किस तरह से अपना फर्स्ट स्टेप ले सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। 20 साल पहले जब मैं चाइना जाया करता था तो मैं वहाँ क्या देखा करता था कि नया ग्रेजुएट निकला, यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, उसने अपना प्रोजेक्ट दिया, वो अप्रूव हुआ, और प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत उसको जगह मिल गई, उसने अपना प्रोजेक्ट लगाया और शुरू कर दिया। ये इतना आसान काम होता था। अब इंडिया में भी वैसा होने लग गया है। प्लग एंड प्ले मॉडल पे गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। अगर आपकी विजन है, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, देखिए आसान कुछ भी नहीं होता, मगर उसके लिए जब आप
मार्केट में आएंगे, आपको कॉम्पीट करने के लिए अपनी क्वालिटी भी आपको अच्छी बनानी पड़ेगी, आपको अपना प्राइसिंग भी ठीक रखनी पड़ेगी। और कॉम्पीट कर रहे हैं आप चाइना से या और लोगों से जो आपसे काफ़ी आगे हैं, तो उसमें कॉम्पीट करने के लिए आपको उनसे अपना लेवल बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा हर लिहाज से, तभी माल आपका बिकेगा। क्योंकि कस्टमर मार्केट इज़ वेरी ब्रूट, वो यही कहेगी कि अगर आपका माल अच्छा है और सस्ता है या कुछ डिफरेंट है तभी हम आपसे लेंगे। तो नए जो एंटरप्रेनर्स आएँ उनके पास आइडियाज़ हों, कोई अच्छी उनके पास सोच हो, तो आज की डेट में जो इकोसिस्टम बन चुका है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की सोच है, इतनी पॉजिटिव हैंड होल्डिंग हमें गवर्नमेंट ने दिखाई है पीछे कई सालों में। पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट में हमें बुलाते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है खिलौना उद्योगपति के लिए। ओके, अजय अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहूँगी, एक जब टॉयज़ मैन्युफैक्चर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका थ्रस्ट क्या होता है टॉयज़ बनाने के पीछे, क्या फोकस क्या होता है? ये मैं इस नज़र से पूछ रही हूँ क्योंकि हम अगर इन्फेंट से कुछ सर्टन एज तक हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो टॉयज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो कलर की बात हो, डिज़ाइन की बात हो। तो डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करता है, क्या फोकस रहता है? देखिए, आज खिलौना हर एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है। जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद 6 महीने तक के लिए भी खिलौना अवेलेबल है। उसके मापदंड उसकी प्रोडक्शन के अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप का बच्चा उस खिलौने से खेल रहा है। आज हमारा हर मैन्युफैक्चरर जो BIS अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर है, जो कि एक मैंडेटरी है खिलौना बनाने के से पहले BIS का लाइसेंस लेना, तो सभी मैन्युफैक्चरर्स BIS के नियमों का पालन करते हैं, उसके अनुरूप ही खिलौना बनाते हैं। हर एज ग्रुप के खिलौने का हर मापदंड अलग है। 0 से 6 के लिए अलग है, फिर 6 के ऊपर जाएंगे 2 इयर्स का वो अलग है, 2 इयर्स से जाएंगे 3 इयर्स पे तो अलग है, 3 से 6 में जाएंगे तो अलग है, 6 के ऊपर जाएंगे तो अलग है। हर तरह का खिलौना मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो रैटल्स हों छोटे बच्चे के लिए, थोड़ा बड़े होंगे सॉफ्ट टॉयज हों, राइडॉन्स की गाड़ियाँ हों, बोर्ड गेम्स हों 6 साल से ऊपर के लिए, एजुकेशनल पजल्स हों जो 3 साल से ऊपर लेते हैं। तो कोई भी खिलौना आज की डेट में BIS के मानक के बिना नहीं बन सकता, ना कोई बना रहा है। तो सारे मापदंड इतने स्ट्रिक्ट हैं, हर मैन्युफैक्चरर को उन सभी मापदंडों से गुजरना होता है। क्वालिटी की बात करें, हम कलर की बात करें, हम पेपर की बात करें, हम श्रिंक फिल्म की बात करें, हम उसके बोर्ड की बात करें, तो सारी चीज़ें मापदंड के हिसाब से ही यूज़ होती हैं और मापदंड के हिसाब से भी खिलौना बनाया जाता है जो हर बच्चे के लिए सेफ़ है। कहीं किसी तरह की त्रुटि खिलौने में नहीं पाई जाती है। BIS वाले हमारी फैक्ट्रीज में आके समय समय पे चेक करते हैं कि हम किस तरह का खिलौना बना रहे हैं। इवन वो मार्केट में जाके हमारी कंपनीज का सैंपल भी उठाते हैं और वो देखते हैं कि जो हमने सैंपल सबमिट किया था उसके अनुरूप खिलौना बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। तो एज़ फार एज क्वालिटी इज़ कंसर्न, तो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स आज की डेट में BIS के हिसाब से खिलौने बना रहे हैं जो बहुत ही सभी बच्चों के लिए सेफ़ हैं, कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम ये चीज़ें पहले विदेशों से उम्मीद करते थे कि विदेशी खिलौना है तो अच्छा होगा, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब देसी खिलौना भी उतना ही अच्छा है जितना बच्चे की रिक्वायरमेंट है, उसकी एज के हिसाब से, उसके खेलने और उसकी यूटिलिटी के हिसाब से हम अच्छा खिलौना बना रहे हैं। जी स्मिता जी, मैं जैसे इन्होंने कही बात, अजय जी ने, मैं एक बात छोटी सी ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, जो बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत लिमिटेड होता है, वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। वहाँ हमारा इनोवेशन भी काम आता है, उसमें ऑडियो विजुअल हम चीज़ें यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसकी मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, फिर मेंटल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ब्लॉक्स हैं, पजल्स हैं, अजय भाई ने जैसे कहा, तो दैट इज़ व्हाट वी डू। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजीव बत्रा जी, इसी सवाल के साथ में आपके पास आ रही थी, लेकिन अब AI का ज़माना है। अब PM ने अपने मन की बात में अपनी डिज़ायर को जिस तरह से एक्सप्रेस किया है, तो अगर हम इनोवेशंस की बात करते हैं, कितना इनोवेटिव है अभी तक और क्या क्या चेंजेस की हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब आने वाले वक्त में? देखिए, AI ने तो दुनिया बदलनी है, ये तो तय है। तो जितनी जल्दी AI को हम अपने बिज़नेस में इनकॉर्पोरेट कर लें उतना अच्छा है। कई चीज़ें हमारी समझ में आती हैं,
जो आने वाले समय में इनकॉर्पोरेट होंगी। इनिशियली हम चाहेंगे जो बच्चे की सेफ्टी से संबंधित चीज़ें हों, जैसे सेंसर्स लगे हों, सीढ़ियाँ हों, आगे कुछ और चीज़ें हों, या वार्तालाप ही कर सकें आप खिलौने से, एक अलग ही टच आ जाता है। तो एआई का रोल तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, ना केवल डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आएगा बच्चे के ऊपर, बट मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स को भी लेके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइंस को भी लेकर के बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जी अजय अग्रवाल जी, कोई टॉय इंडस्ट्री में आना चाहता है, जैसे राजीव बत्रा जी ने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया, आप क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं तो हर आने वाले टॉय मैन्युफैक्चरर का स्वागत करता हूं, और पिछले 3-4 वर्षों में काफ़ी संख्या में खिलौना मैन्युफैक्चरिंग में लोग आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में टॉयज़ की लाइन बढ़ी है और बनी है। तो हमारे से एसोसिएशन के माध्यम से जिसको जो भी मदद चाहिए खिलौना बनाने के लिए, ये एसोसिएशन हमेशा उनके लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि हज़ारों लोग और आएँ इसके अंदर, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तभी हमारे पास माल सरप्लस होगा, तो हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकेंगे। क्योंकि एक तरफ तो हम इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ डोमेस्टिक माल को, डोमेस्टिक मार्केट की जो डिमांड है उसको भी पूरा करना है। एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चर तभी जाता है जब डोमेस्टिक मार्केट उसकी फुलफिल होती है। तो हमारे को हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चर का वेलकम है। एसोसिएशन के माध्यम से जो उनको मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं, वो आएँ और खिलौना बनाएं और इस बच्चों की चेहरे पे खुशियां लाएं और खुशियां दें। यही हमारे मैन्युफैक्चर का हमारा उद्देश्य है, और यही हम सुबह अपनी फैक्ट्री में जाने से पहले सोचते हैं कि हम ऐसा चीज़ बनाएं जिससे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। हर बच्चा हमारा खिलौना खेले तो वो खुशी महसूस करे और उसको ये लगे कि मैंने वैल्यू फॉर मनी का टॉय ख़रीदा है। यदि 100 रुपये की वैल्यू का खिलौना उसके घर में आता है तो उसके अंदर उतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो 100 रुपये का लगे। 500 का ख़रीदा है तो 500 की वर्थ होनी चाहिए। तो सभी मैन्युफैक्चर भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सेफ़ खिलौना बनाएं, अच्छा खिलौना बनाएं, अपने बच्चे की चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, उनको खिलौने से खेलने दें, और उनके खिलौनों से खेलने से ही बहुत जल्दी परवरिश अच्छी और सुदृढ़ उसकी होती है। तो टॉय इंडस्ट्री में आने वाले नए लोगों की आप हेल्प कैसे करते हैं? देखिए, टॉय इंडस्ट्री में आने वाले की हेल्प हम कई तरह से कर सकते हैं। एक तो BIS जो मैंडेटरी है आज की डेट में खिलौना उद्योग के लिए, उसके लिए हम समय समय पे सेमिनार्स करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि खिलौना बनाने के लिए आपको किन किन मापदंडों का ध्यान में रखना है। तो जो हमारे एसोसिएशन के लेवल पे है जानकारी, उनको इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाए उसके लिए हम पूरा काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो हर व्यक्ति ने अपने फंड और अपनी मैन पावर के हिसाब से करनी होती है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद BIS का सबसे बड़ा रोल है, उसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। मार्केट ढूंढने में उनकी मदद हम कर सकते हैं। डोमेस्टिकली वो करना चाहें तो डोमेस्टिक में एग्जीबिशंस होती हैं समय समय पे, वहाँ जाके अपने माल को डिस्प्ले करके वो डोमेस्टिक में ग्राहक ढूंढ सकते हैं। इंटरनेशनल किसी मैन्युफैक्चर को जाना है तो उसके लिए हमारी एसोसिएशन मदद करती है, सेमिनार के जरिए, रोड शो के जरिए, एम्बेसीज के जरिए, हमारे मिशंस के जरिए, कि हम अपने मैन्युफैक्चर को विदेश में पहुंचा सकें। सरकार भी हमें उसमें सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर किसी भी दुनिया के किसी भी देश में जाके अपने खिलौने का दिखावा कर सकता है और ग्राहक बना सकता है। तीसरा, ऑनलाइन आज देश की सबसे बड़ी मार्केट है। अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी हो, खिलौना ऑनलाइन बहुत बिकता है। तो ऑनलाइन में किसी को भी कोई असुविधा हो तो एसोसिएशन मदद कर सकती है। हमारी एसोसिएशन का हर पोर्टल के साथ, हर मार्केट प्लेस के साथ टाइप है, जो समय समय पे हमें जानकारी देते हैं कि ऑनबोर्ड कैसे होना है, प्रॉब्लम्स को कैसे कम आउट करना है। तो उसमें हमारी पूरी मदद रहेगी। और ये मैं आश्वासन देता हूँ कि खिलौना उद्योग बहुत अच्छा उद्योग है, आप इसमें आएँ, व्यापार करें, और कोई भी समस्या यदि फील होती है आपको जो आपसे सॉल्व ना हो सके तो हम एसोसिएशन पूरा करने की, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। जी, और राजीव बत्रा जी, आपसे भी इसी सवाल का जवाब चाहूँगी कि फंडिंग के नज़रिए से या आइडियाज़ के नज़रिए से किस तरह से हेल्प की जाती है जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, जो आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले एक मैं, बिफोर आई कम टू दैट टॉपिक, मैं एक ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम लकी हैं कि हम बहुत अच्छे ट्रेड में हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदता है तो उस समय उसके सामने उसके बच्चे का चेहरा होता है, तो बहुत खुशी से ख़रीदा गया होता है। तो वी आर लकी कि हम बहुत अच्छी और खुशी की इंडस्ट्री में हैं जो खुशी फैलाती है। अब आपने पूछा फंडिंग वाला प्रश्न। देखिए, फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एवेन्यूज़ प्रेजेंट किए हैं। नेशनल
टॉय प्लान भी चल रहा है जिसमें डिस्कशंस होती रहती हैं, स्टेट पॉलिसीज़ आई हुई हैं टॉयज़ की, जहाँ पे टॉय पार्क्स बनाने के कई प्रपोजल्स आ चुके हैं कई स्टेट गवर्नमेंट्स के। तो उसमें क्या होता है, हमें कंसेशनल रेट पे लैंड मिल जाता है और इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह लगाने के लिए हमें लोन्स मिल जाते हैं एमएसएमई के द्वारा, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और कैपिटल भी अगर हमें चाहिए इन फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल वाले लोन्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं अंडर एमएसएमई। ये सब हमारे को फैसिलिटीज़ आजकल सरकार दे रही है और बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो ये एक नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि इसमें आए। गवर्नमेंट अपनी पूरी हेल्प कर रही है हमारी इंडस्ट्री की, और टॉय इंडस्ट्री की, टॉय एसोसिएशन ऑफ की आपको कोई सपोर्ट पड़े तो हम यहाँ पे इस फोरम पे हाजिर हैं आपके और गवर्नमेंट के बीच में सेतु बनने के लिए। जी, और राजीव अग्रवाल जी, जिस तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी जिक्र हुआ है, तो हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, खिलौना में एक्सपोर्ट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट की संस्थाएं जानती हैं, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास उतने इंसेंटिव्स, उतने बेनिफिट्स नहीं आते जो अदर कंट्रीज़ में दिए जाते हैं। तो सरकार के साथ हम मिलके एक पॉलिसी, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था बजट में कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पॉलिसी बहुत जल्दी वो लाने वाले हैं। तो पॉलिसी इस तरह की आए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिवाइज हो, कैपिटल इंसेंटिव हो, उसके अंदर लेबर के लिए इंसेंटिव हो, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस की वजह से पिछड़ जाता है, वो सरकार की मदद से हम कॉम्पिटिटिव प्राइस करके एक्सपोर्ट में अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो सरकार पॉलिसी अनाउंस करे, कोई नेशनल पॉलिसी जो पूरे देश में लागू हो, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में कहीं भी टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। साथ में हम एक सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोई नेशनल टॉय बोर्ड का गठन हो जिसके अंदर सिंगल विंडो सिस्टम हो क्लियरेंस का, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे या एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए, क्योंकि टॉय इंडस्ट्री में इतनी संभावनाएं हैं, इतने हज़ारों लोगों का यहाँ पे स्वागत है आने के लिए। तो उसके लिए हम मैन्युफैक्चरर को छोटी छोटी चीज़ों में उलझाने से बचाना चाहिए। पेपर वर्क है, कंप्लाइंस है, तो सिंगल विंडो सिस्टम कोई लागू हो देश के अंदर टॉय बोर्ड के रूप में, नेशनल पॉलिसी के रूप में, जिससे कि कोई भी मैन्युफैक्चरर नया आए, कोई बच्चा नया डिज़ाइन बनाता है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहता है, तो वो चाहता है कि मेरा सारा क्लियरेंस सिंगल विंडो सिस्टम से हो। तो ये हमारी मांग है सरकार के साथ में कि नेशनल बोर्ड बना के, सिंगल विंडो सिस्टम बना के टॉयज़ मैन्युफैक्चरर्स को जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो एक जगह बैठ के समाधान हो, जिससे उसका सारा फोकस प्रोडक्शन में लगे, ना कि इधर उधर के कामों में लगे। यदि वो प्रोडक्शन करेगा, रेगुलर करेगा, क्वांटिटी में करेगा, तो उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्शन की जब कॉस्ट उसकी कम होगी तो ज़रूर वो एक्सपोर्ट की मार्केट में अपनी पकड़ बहुत जल्दी बना पाएगा। दूसरी बात इसके अंदर टॉय डिजाइनिंग की, टॉय डिजाइनिंग की बात कई बार हुई है और कई जगह पे सरकार इसमें काम भी कर रही है। कई इंस्टीट्यूट्स को एसोसिएशन के साथ जोड़ा भी गया है, जहां पर बच्चे नए नए खिलौने बना रहे हैं। आज देश में खिलौने बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए काफ़ी बच्चे डिज़ाइनर्स आगे आ रहे हैं। तो यदि नया टॉय बनता है, नई पैकेजिंग के साथ बनता है, तो हम उसकी पकड़ विदेशों में बहुत जल्दी बना सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की अभी ज़रूरत है। और ये एसोसिएशन सरकार के साथ मिलके उस पर काम भी कर रही है, और जल्दी ही हम एक ऐसा माहौल देश के अंदर बनाएंगे जहां पर हम ये कह सकेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर खिलौना बहुत अच्छी तादाद में, बहुत अच्छी संख्या में बनाया जा रहा है, जिससे हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी कवर कर रहे हैं और एक्स्ट्रा माल को हम एक्सपोर्ट करके विदेशों में भी पहुंचा रहे हैं, और सरकार के लिए डॉलर भी अर्जित कर रहे हैं, और एक अपनी अच्छी पकड़ विदेशों में बना रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान का खिलौना आज किसी दूसरे मुल्कों से पीछे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम हर तरह से सक्षम हैं अपने कंपटीशन को देने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए, विदेशों में जाने के लिए। जी, और राजीव बत्रा जी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात करते हैं, ये तो काफ़ी वक्त से ये मूवमेंट चल रही है। इसमें टॉय इंडस्ट्री कहाँ एग्जिस्ट करता है? देखिए, जब से वोकल फॉर लोकल की कॉल आई प्रधानमंत्री जी की, और क्वालिटी कंट्रोल आया ऑर्डर 2020 में, उस समय से
जो हमारे को मैंने आपको बताया था 80% खिलौना बाहर से आता था, तो वो डायरेक्ट खिलौना इंपोर्ट होना बंद हो गया। अब हमें उसको यहाँ बनाना पड़ा, तो कुछ हमने पार्ट्स बाहर से मंगाए। मौका था, इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे बनी, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी से हम सीखे, वहाँ से इवोल्यूशन हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर हमने देखा अच्छा ये पार्ट यहाँ बनाया जा सकता है। फिर अल्टीमेटली प्रोग्रेस करते हुए हम कंप्लीट खिलौना बनाना हम यहाँ शुरू कर दिया। तो हमारी तो इंडस्ट्री की इवोल्यूशन बहुत डायनामिक हुई है। इसके लिए गवर्नमेंट की विजन रही है, बहुत स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ रही हैं जो उन्होंने हमारी हैंड होल्डिंग करी है और हम कॉम्पिटिटिव हो पाए हैं वर्ल्ड स्केल पे। और मेरा तो सपना है वो दिन देखने का कि हम टॉप एक्सपोर्टर बन जाए वर्ल्ड मार्केट में, और उम्मीद करता हूँ मेरे ही लाइफ टाइम में हो, ऐसी मेरी विजन है। जी अजय अग्रवाल जी, हम जब टॉय इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अगर हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे जो लोकल रिसोर्सेज की बात करें तो वो कितने अभी तक हेल्पफुल हैं और कितनी और आगे ज़रूरत है, और साथ ही अगर हम बात करते हैं लोकल आर्टिशियंस की तो उनका क्या रोल होता है? देखिए, लोकल आर्टिशियंस की आपने बात कही है, तो ये हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है काफ़ी हद तक टॉयज़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जितने भी जीआई क्लस्टर्स देश में हैं, चाहे हम बात करें वाराणसी की, चाहे हम बात करें चन्नापट्टनम की, चाहे हम बात करें सहारनपुर की, और इधर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर खिलौने बनाए जाते हैं। आज खिलौने की डिमांड बढ़ने की वजह से काफ़ी हमारे मैन्युफैक्चरर जो मॉडर्न टॉयज़ बनाते हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स या आर्टिसंस के साथ हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं। वो हैंड होल्डिंग कर रहे हैं कि वो माल बनाएं और एक बड़ा और जो एक कामयाब मैन्युफैक्चरर होता है वो उसके प्रोडक्ट को लेके पैकेजिंग करके उसको विदेशों में भेज सके। तो छोटे छोटे खिलौने जो हमारा कल्चर रहा है, जो हमारा ट्रेडिशन रहा है, उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। यूएस, यूके और यूरोप की हम बात करें तो ऐसे खिलौने बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ जाते हैं, लेकिन उनकी हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है। जो आर्टिसंस हैं वो बना सकते हैं, बेच नहीं पाते, उनको विदेशों की मार्केट में जाने का अनुभव नहीं है, तो उसके लिए एसोसिएशन उस तरह की कुछ पॉलिसी बनाने जा रही है कि जिससे उन लोगों की हैंड होल्डिंग हो सके और उनके बने हुए माल को एक कामयाब मैन्युफैक्चरर अपनी पैकेजिंग करके मार्केटिंग के जरिए ब्रांड लगा के दुनिया में उसे पहुंचा सके। ये हमारी कोशिश है। अस्मिता जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी हमारा जैसे अजय भाई ने बताया था, हम टॉय फेयर्स होल्ड करते हैं। 4 से 7 जुलाई को प्रगति मैदान में हमारा एक टॉय फेयर हो रहा है जी। इसमें 350 से ऊपर ब्रांड्स आ रही हैं और 15 से 20 हज़ार B2B कस्टमर्स यहाँ आएंगे। आप सोचिए, नया अगर एंटरप्रेनर हो उसके लिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट वो डिस्प्ले कर सकता है। इसी प्रकार ये आर्टिसंस, इनको ये प्लेटफॉर्म हम देते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें। जी साथ ही आपसे ये भी सवाल का जवाब चाहूँगी कि जब हम ग्लोबली चैलेंजेस की बात करते हैं तो हमारी टॉय इंडस्ट्री के लिए जो डिपेंडेंसी फैक्टर क्या है? देखिए, सबसे बड़ा डिपेंडेंसी फैक्टर जो है ना हमारे को, मुझे ऐसा लगता है, अजय भाई शायद मेरी बात को एग्री करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का हमारा एक चैलेंज है, जो कि हमारे बाहर से, विदेश से हमारे आते हैं। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी हम यहाँ से मंगाने शुरू करते हैं, क्योंकि आपको भी जानते हैं कि जैसे कई अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि रेयर अर्थ मेटल को लेकर के कई देश बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और ऐसे कंपोनेंट्स, मैग्नेट्स मोटर्स में लगते हैं जो ज़रूरत होती है, तो वो डिपेंडेंसी है हमारी इंपोर्ट पे और की कंपोनेंट्स में है, और गवर्नमेंट की नज़र है इस पे। पर आपको मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ अस्मिता जी कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ एंटरप्रेनर्स बहुत स्मार्ट हैं, और देखिएगा ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत जल्द उन एसेंशियल कंपोनेंट्स की भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी और हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। जी अजय अग्रवाल जी, अगर हम अभी मौजूदा वक्त की बात करते हैं तो पहले टॉयज़ का बहुत बड़ा रोल रहता था, नो डाउट, लेकिन अब जब
टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जाती है, हम देखते हैं पेरेंट्स बच्चे को ज़्यादातर उसको एक्टिविटीज़ में फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, कार्टून्स हो गए या किसी और पर्पज़ से, ताकि बच्चा शांत रहे। लेकिन उससे कितना असर उसकी मेंटल डेवलप में पड़ता है, शायद इसकी जानकारी पेरेंट्स को नहीं है। तो जब हम टॉयज़ की बात करते हैं तो अभी मौजूदा वक्त में अब मोबाइल कितना कंपटीशन टॉयज़ को दे रहा है, और जो टॉयज़ हमारे जो हम बात करते थे, बियर की बात करते थे, या तो और बहुत सारे बाहर के बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो मैटर करते हैं आज बच्चों की लाइफ में। आप इसको टोटलिटी में कैसे देखते हैं? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे को खिलौने से खेलना चाहिए, खिलौना उसकी एज के अनुसार उसको मिलना चाहिए। अब जो बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल का है, यदि वो मोबाइल में बिजी रहेगा तो उसका डेवलपमेंट में दिक्कत होगी उसको। तो हमारी एसोसिएशन का ये ध्येय रहा है कि हम इस स्लोगन को, इस डायलॉग को घर घर पहुंचाएं कि बच्चे को उसके उम्र के हिसाब से खिलौने दिए जाएं। वो खिलौने से खेलेगा तो उसका हेल्दी माइंड होगा, वो बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ेगा, बहुत जल्दी पहचानेगा कलर्स को, साइज़ को, मिनिएचर चीज़ों को। तो उसको मोबाइल से दूर रखना चाहिए, खिलौने से खिलाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी या नई चीज़ें, आज मैन्युफैक्चरर स्मार्ट है। हर मैन्युफैक्चरर को मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कितनी जल्दी बदल रही है, दुनिया में क्या क्या चीज़ें नई आने लगी हैं। यदि मैन्युफैक्चरर अपने आप को आज के हिसाब से अपडेट नहीं करेगा तो वो रेस में नहीं चल सकता। तो हर मैन्युफैक्चरर को चेंज करना ही पड़ता है, उसको अपना बिजनेस चलाना है, उसको डोमेस्टिक में प्रेजेंस बनानी है, ब्रांड को स्टैब्लिश करना है, एक्सपोर्ट में जाना है। तो उसको आज के ज़रूरत के हिसाब से खिलौना बनाना पड़ेगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो बोर्ड गेम्स का हो, चाहे सॉफ्ट टॉयज़ का हो, चाहे लकड़ी के खिलौने हो। सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मैन्युफैक्चरर काम करता है। मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो आज लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, समय की ज़रूरत के हिसाब से हम खिलौने बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग, क्वालिटी, प्राइसिंग, डिजाइनिंग चेंज करते हैं, जिससे बच्चे को लगे कि ये मार्केट में नया आया है। नया आएगा तो बिकेगा, तो हमारी दुकानदारी चलेगी, हमारी फैक्ट्री चलेगी, हम अपने लोगों को रोज़गार दे पाएंगे जो हमारे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरर की खुद की ड्यूटी है कि वो अपने सिस्टम में नयापन को लाए और नई नई चीज़ें बनाए, देश में भी बेचे और विदेश तक भी उस खिलौने को लेके जाए। जी, अजय अग्रवाल जी के मुताबिक राजीव जी के चेंज होता रहना चाहिए, अट्रैक्टिव रहना चाहिए टॉयज़ का, लेकिन अट्रैक्टिव किस तरह से होने चाहिए आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, मैंने आपको बताया ना, बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अब उसको ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन कैसे मेंटेन किया जाए खिलौने के द्वारा। यहाँ पे इनोवेशन काम आती है, यहाँ पे डिज़ाइनिंग काम आती है, आइडियाज़ काम आते हैं। ये सब चीज़ें आपको नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है। उसमें टेक्नोलॉजी को आप कैसे इस पे इनकॉर्पोरेट करें। अब ऑडियो विजुअल टेक्निक्स है, लाइट्स है, साउंड है, उसके अलावा जैसे आपने बोला एआई हो गया, रिस्पॉन्स करे। तो ये चीज़ें हमें नई चीज़ें हैं जो आपने बताया मोबाइल से। मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज वो है आज की डेट में हमारा, कि बच्चे को मोबाइल से कैसे दूर करके अपने खिलौनों की तरफ डाइवर्ट करें। हमारा भी है और पेरेंट्स का भी है। तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स की इसमें हमें सहायता भी चाहिए होगी कि वो मोबाइल से खुद भी बच्चे को डिसिप्लिन करें थोड़ी देर के लिए। और हमारे ऐसे खिलौने, इनोवेटिव खिलौने, नई टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छे ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट के साथ बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाएं। अब लर्निंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं उसके, ऑडियो विजुअल तरीके होते हैं एज ग्रुप के हिसाब से, आईक्यू के हिसाब से। तो वो हमारे को इनोवेशन करनी है। और डिज़ाइनर्स जो आज की डेट में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईडीज़ हैं, और इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं कि हम नए डिज़ाइंस डेवलप करें, नए आइडियाज़ को लेकर के आएँ और आसपास के एनवायरनमेंट से हम सीखें। और मैं तो समझता हूँ हम अपनी कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खिलौनों में लाना पड़ेगा। तो उससे बच्चों के लिए अच्छी डेवलपमेंट भी हो सकती है और सोच भी हमारी, मतलब जो हमारी जनरेशन आएगी
वो अच्छी सोच के साथ डेवलप हो सकती है। जी जी। अजय अग्रवाल जी, कौन से ऐसे इंडियन टॉयज़ हैं जो ग्लोबली बहुत पसंद किए जाते हैं? देखिए, टॉयज़ के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ है, राइड-ऑन्स टॉयज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, वुडन टॉयज़ हैं, प्लास्टिक टॉयज़ हैं, साइंस किट है, बोर्ड गेम्स हैं, पजल्स हैं, प्लास्टिक टॉयज़ हैं। दुनिया भर की किस्में खिलौने में बनती हैं। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि किस कंट्री में किस कैटेगरी की डिमांड ज़्यादा है। यदि हम बात करें बोर्ड गेम्स की, तो यूरोप में, यूएस में, यूके में, मिडिल ईस्ट में काफ़ी अच्छी उसकी डिमांड है। यदि हम बात करें सॉफ्ट टॉयज़ की, तो सॉफ्ट टॉयज़ जो ठंडे देश हैं, ठंडे मुल्क हैं, वहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ बहुत बिकते हैं। हम बात करें वुडन टॉयज़ की, तो इसका कोई ऐसा पैरामीटर सेट नहीं है कि ये खिलौना इस मार्केट में बिकेगा। हर तरह की मार्केट हर खिलौने के लिए बनी है। किसी मार्केट में कोई कैटेगरी ज़्यादा बिकती है, किसी मार्केट में कोई कैटेगरी कम बिकती है, लेकिन खिलौना सारी कैटेगरीज़ का हर जगह बिकता है। लेकिन आज हम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट की बात करें तो साइंस किट हमारी, DIY किट्स हमारी एजुकेशनल गेम्स एंड टॉयज़, हमारे बोर्ड गेम्स, हमारे सॉफ्ट टॉयज़, हमारी राइड-ऑन्स, हमारे वुडन टॉयज़ की काफ़ी अच्छी संख्या में एक्सपोर्ट हो रही है और काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने प्रिक्योर किए हैं। पीछे एक बहुत बड़ी मार्केट हमारे सामने US की खुली है या खुलने की हमें उम्मीद दिख रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि यदि हमें वो मौका मिला कि हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग, मैन्युफैक्चर लोग उस मार्केट में जा सकेंगे, तो उसके अंदर इतनी अपार संभावनाएं हैं कि हम 24 घंटे भी अपने यूनिट को चलाएं तो शायद उनकी क्वांटिटी को पूरा ना कर सकें। तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी, प्रोडक्ट, डिजाइनिंग, प्राइसिंग, इन सबको मैच करके हम चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम विदेशी मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना सकें। बहुत जल्दी हम अपने आप को मजबूत स्थिति में पेश कर सकते हैं। जी। और राजीव बत्रा जी, एक स्मॉल टाउन में रहने वाला बंदा, व्यक्ति है, अगर वो इस इंडस्ट्री में अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो उसको लोकली हेल्प कर सकती हैं और आपका क्या मशवरा है ऐसे लोगों के लिए? देखिए, पिछले 7-8 सालों में मैंने रेवोल्यूशन देखा है टोटल बिजनेस में भी और इस इंडस्ट्री में भी। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तो हुआ जीएसटी से पूरे हिंदुस्तान की मार्केट एक हो गई, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। नहीं तो पहले मंडियाँ होती थी, कोई दिल्ली में हो रहा है, कोई बॉम्बे में हो रहा है, कोई गुजरात में हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़ की पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, ईस्ट में हो रही है, गुजरात में हो रही है, नॉर्थ में हो रही है, साउथ में हो रही है, लुधियाना में हो रही है। कोई भी शायद ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। तो अब टियर 2 और टियर 3 और टियर 4 जैसे आप देख रहे हैं छोटे वाले एरियाज़ की, तो वहाँ पे देखिए जो अगर कोई अपने टॉयज़ बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। चैलेंज ज़रूर पड़ेगा क्योंकि उसको पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे शायद ना हो छोटे टाउन में, मगर उसको वो क्या कर सकता है कि कुछ निर्माताओं से खुला माल लेकर के वहाँ असेंबली कर सकता है, जिससे कि उसकी कॉस्टिंग ओवरऑल फ्रेट की कम हो जाए और वो कॉम्पिटिटिव हो जाए और आगे बढ़ के उनको बेच सके माल को बाज़ार में। और उसके बाद वहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग वो धीरे धीरे शुरू कर दे, जो उसके पार्ट्स को जहाँ उसको बेनिफिट लगे। जैसे कि हम लोगों ने सीखा इंपोर्ट जो करते थे, तो धीरे धीरे हमने भी मैन्युफैक्चरिंग उसी तरीके से करी। तो छोटे एरिया में भी मैं समझता हूँ ये संभव है। मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी जा रही है, सारी स्टेट कैपिटल्स में इस समय टॉय मैन्युफैक्चरिंग हो रही है काफ़ियों में, और कई अच्छे टाउन्स में भी ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये ट्रेंड चलता रहेगा। और जो आपने बोला था एक पॉइंट के क्या लाइक किए जाते हैं इंडिया के खिलौने, बात उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। फिगरिन्स हैं हमारे एपिक्स के, रामायणा के या महाभारता के, तो वो उनको काफ़ी लाइक किया जाता है और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही इंडियन खिलौने बढ़ते रहेंगे। जी, अजय अग्रवाल जी, आप से इस लाइन को समझना चाहूँगी, आप क्या एडवाइस देंगे, आपका क्या मशवरा रहेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, बत्रा जी ने कही है कि हमारे को खिलौना बनाने के लिए उसके साथ में एंसिलरी यूनिट्स की ज़रूरत होती है। खिलौना खाली खिलौना नहीं है,
खिलौने के साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। खिलौना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 10-12 तरह के मटेरियल को इकट्ठा करके बनाया जाता है। पेपर भी हमको चाहिए, हार्डबोर्ड भी हमको चाहिए, कार्डबोर्ड भी हमको चाहिए, फैब्रिक भी चाहिए, वुड भी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण एक खिलौना होता है। तो अभी तक जो ट्रेंड रहा है कि दिल्ली एनसीआर में खिलौने बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बनते हैं। अभी महाराष्ट्र में काफ़ी खिलौने बन रहे हैं, गुजरात में काफ़ी खिलौने बन रहे हैं, कर्नाटका में बन रहे हैं, कलकत्ता में काफ़ी खिलौने बन रहे हैं, इधर अभी राजस्थान में भी खिलौने बनने लगे हैं। सारे काफ़ी हद तक स्टेट्स खिलौना पॉलिसी ला के अपने राज्य में खिलौने का उत्पादन करना चाहते हैं। तो खिलौने में ये एरिया तो बहुत ज़्यादा अग्रसर है बनाने के लिए, लेकिन कोई 3 टायर या 4 टायर या 2 टायर सिटी का मैन्युफैक्चरर भी करना चाहता है खिलौने की, तो उसके पास कोई प्लान होना चाहिए, कोई डिज़ाइन नया उसके हाथ में है तो बनाने का कोई मुश्किल नहीं है। दिल्ली से आजकल 100, 150, 300, 400 किलोमीटर दूर जाना, सामान लेके पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक की इतनी सुविधाएं हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और छोटा सा पैकिंग यूनिट स्टार्ट करके वो अपने कारोबार को जब आगे बढ़ा हो तो दिल्ली एनसीआर में या कहीं नियर बाई स्टेट में जाके अपना बड़ा प्लांट लगा सकता है। लेकिन छोटा कारोबारी के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं है। उसके पास आइडिया होना चाहिए, उसके पास विजन होना चाहिए, उसके पास मार्केट होनी चाहिए। तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, ये कोई मैटर नहीं करता है। सरकार की पॉलिसी, जो नेशनल पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, वो आती है तो सभी राज्यों के लोगों को उसका फ़ायदा होता है। जी, तो कह सकते हैं कि अगर कोई टॉय इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती रहती हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, राजीव जी। थैंक यू अस्मिता जी, थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। और हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।